वालेकुम हरमीत भाई। वालेकुम बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मैं ठीक। हरमीत भाई, ये जो अभी कश्मीर वाला मामला है, ये क्या असल वजह क्या बनी? प्रोटेस्ट की, एहतजाज की, क्या इशू बना असल ये? देखिए जी, हमने हमेशा चीज को, आप बलूचिस्तान के इशू को अगर आप देखें तो मैं हम आप और सारे साफी चीख चीख कर ये बात करें कि देखिए, जो चीजें पुरअमन तरीके से होती हैं और पुरअमन लोग जब आपसे बात करना चाहते हैं, आईनी और कानून यानी आईन ने उनको इजाजत दी थी और कानूनी तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं, तो रास्ते हमेशा हुकूमत उनके लिए खुले रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब इस किस्म के मुतालबे शुरू हो जाते हैं तो वहां पर उनको उनके ऊपर एक लेवल चस्पा कर दिया जाता है कि ये हिंदुस्तानी एजेंट है, ये वहां से पैसे खाते हैं, ये वहां से खाते हैं। यही कश्मीर का इशू भी इसी तरह है। जब कश्मीर में एक जैनवन केस रखा गया, देखें, आप देखें उनके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी, उनके रिटायर्ड वज़ीर आज़म तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने रखी हैं। इसी तरह अदालत का अगर आप देखें कि ये अदालत जहां पे ये जजेस बैठे हैं और वहां पे जजेस बैठे हैं, दोनों के मराद सेम है। फिर इसी तरह अगर आप आबादी की बात करें, वहां पर तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 45 लाख की आबादी होगी, उसमें से ज्यादा 15 लाख लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, वो कश्मीर में नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज कश्मीरी है। 10-30 लाख लोगों के लिए आपने 1.5 लाख से जायद बाबू रखे हुए हैं। इसी तरह आप ये अंदाजा लगा लें कि कश्मीर में, क्योंकि मैं कश्मीर गया हूं, अभी भी गया, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब हालात खराब थे तब मैं गया था मुख्तलिफ चोटियों पर और मुख्तलिफ सेक्टर्स पर, और वैसे भी हम जाते रहते हैं, करीब है हमारा। सो मैं वहां पर गया हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं, मुझे रोना आता है कि इस कश्मीर की जो सड़कें हैं, वो तो आप मौत को दावत देते हैं जब आप अड़नकेल की तरफ जाते हैं, आप दीगर इलाकों की तरफ जाते हैं। इसी तरह आप वहां पर देखें कि वहां पर क्या सहूलियात है। इंटरनेट की तो हालत अल्लाह ही हाफिज है, वैसे पूरे मुल्क में इंटरनेट तबाही हो चुका है जब से ये हुकूमत आई और जब से वो समंदर में एक मगरमच्छ बैठा हुआ है, जो शार्क जिसे कहते हैं। सो वहां पर सिचुएशन ही नहीं है, हेल्थ ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। लेकिन जो सरदार वडेरे जागीरदार जिस तरह बलूचिस्तान में, इसी तरह भी कुछ खानदान है जिस तरीके से उनको मुसल्लत किया गया है, और वो मुसल्लत करदा टोला जो है वो खून चूसता है। अब इस कमेटी ने बार बार आपको डेडलॉक दिया, आपको बताया कि भैया हम हमारे साथ बैठे बात करें। अब जब बात नहीं करेंगे और आप कहेंगे हर चीज को जोर जबरदस्ती, देखें पाजी, मसला क्या है, दुनिया भर में बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी लड़ाइयां पंचायतों में हल होती हैं, जिरगों की सूरत में होती है, टेबल टॉक होता है, कभी बंदूक के जरिए, कभी जोर और जबरदस्ती। आप किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, वक्तन फौक्तन आप उनको डरा सकते हैं, लेकिन ये डर, ये खौफ आखिरकार निकल जाता है। और यही सिचुएशन हमने कश्मीर में देखी। अब आप मुझे बताएं, 12 जो मखसूस नशिस्त है माजरीन की, इनका क्या ताल्लुक है? यानी स्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं, करीबी लोग होते हैं, वो जाके उनकी मदाखलत होती है कश्मीरी पूरे सिस्टम में। जिस तरीके से उन्होंने 8 फरवरी को जो तबाही की, हमारा वोट हमसे छीना गया, अवाम का वोट छीना गया, और एक पार्टी जो 17 सीटों से है उनको मुसल्लत कर दिया। इसी तरह कश्मीर में अगर कोई वजीर आजम बनता है तो इन 12 सीटों का बड़ा ज्यादा उसमें किरदार होता है। अब ये 12 महाजरीन कौन है, इनकी सीटें किसको कैसे? अब आप देखें, एक बंदा है पिंडी से जीतता है, वो 200 वोट लेता है, और आपका कश्मीर मुजफ्फराबाद के कैंडिडेट लगभग 20,000 वोट ले लेता है। तो उसके फंड, उसके मराद इस 200 वाले वोट के साथ बराबर होते हैं। तो फिर एक तरफ तो आप ये लगा, ये चीजें लगा लें, एक तरफ ये सिचुएशन है। तो लिस्ट अगर आप निकालें, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ये तो जायज डिमांड है कश्मीर एक्शन कमेटी की, जम्मू एक्शन कमेटी जो है कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दिया जाए, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को ठीक कर दिया जाए, ये मरात, ये बाबू, ये महाजरों की सीटें, इसको खत्म कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी डिमांड नहीं है। लेकिन क्या किया हुकूमत ने? मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आपने देखा, आज एक निजी चैनल जो है, उसके रिपोर्टर को भी उन्होंने साइड पे, उन्होंने कहा आप झूठ बोलते हैं। और यही मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी, आप टीवी लगा ले, उसमें बोल रहा है कि भाई ये इंडिया से पैसे लेते हैं, ये इंडियंस हैं, ये रॉ के लिए काम करते हैं। आप अपनी आवाम को गद्दार बना रहे हो, अपने लोगों को गद्दार बना रहे हो। क्यों ये सर्टिफिकेट बांट रहे हो? किसने आपको यह हक दिया है कि हर बंदा यहाँ पे गद्दार है और आप मुहिब वतन हो? अब आप देखें, मुझे एक बात बताएं, ये बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव मामला है। आज देखें, वो कश्मीरी
जो जाके भारतीय सिफारत खाने के सामने, वो कल मैं एक तकरीर सुन रहा था एक कश्मीरी की ओवरसीज का, कहता है हमें अफसोस है, हमें दुख है, हम पाकिस्तानी हैं, इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, लेकिन कभी हम भारतीय कौंसल खानों के खिलाफ जाते थे, एहतजाज करते थे। आज हमारे पाकिस्तान के इस निजाम ने इतना मजबूर कर दिया है कि हम वहां पर जाके क्या करते हैं, पाकिस्तान के सिफारत खानों के खिलाफ एहतजाज करें। हिंदुस्तान की मीडिया अब क्या दिखा रही है कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आपसे न सैलाब की तबाहकारियां वहां पर हुई है, उसको आपने इग्नोर कर दिया। बलूचिस्तान की सिचुएशन को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि एक एसएचओ की मार है, तो जाके दिखा देना, उस एसएचओ को भेज दे, पता लग जाए आपको। आपने तो अहली तशी जो हमारे बहन भाई हैं जो अभी जा रहे थे, यात्रा के लिए जा रहे थे, जायरीन जा रहे थे, उनको उनके खौफ की वजह से आपने रोका, और आप कहते हैं कि 101 एसएचओ की मार है। तो ये सेंसिटिव इश्यूज को आप हल कर सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये लोग, यानी मारन बलोच जैसे लोग, वो तो आपको आपको वो पुरअमन तरीके से अपने मुतालिबात आपके सामने रख रही हैं। इसी तरह ये कश्मीर के लोग, आप सब पे गद्दारियों के लेबल बांट देंगे तो नुकसान होगा। आज आप देखें, आपने इतनी सारी पुलिस भेज दी, उन पर तशद्दुद हुआ। यहां पर भी हमारे पुलिस भाई जो है, सिक्योरिटी के भाई हमारे भाई हैं, उनको जिस तरीके से उनकी हलाकतें हुई, इस तरह वहां पर लोग जान बहक हुए, शहीद हुए। तो मैं समझता हूं कि आप अपने लोगों पर डंडे बरसाओगे। आज मैं देख रहा था ये इस्लामाबाद की जो पुलिस है, जिन्होंने कल जिस तरीके से यानी एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कल मुज़ाकरात का के लिए वो बैठे थे, यहां पर कश्मीरी स्टूडेंट प्रेस क्लब के सामने मौजूद थे। मैं वहां पहुंचा, एक कश्मीरी स्टूडेंट घबराया हुआ मेरे पास आया कि सर हमें बचा लो, हमें बचा लो। अब उस बेचारे को क्या पता कि हम साफियों की औकात ही अब ऐसी नहीं रही है, हमारी बात कोई सुनता है और हम तो उल्टा, हमारे ऊपर तो कई मुकदमे हैं। तो मैंने उनको बोला हुआ क्या है, कहते पुलिस हमें मार रही है। जब मैं अंदर गया तो वाकई में पुलिस वहां से गई थी, लेकिन वहां सहाफियों को जिस तरीके से छतरोल की, जिस तरीके से उनको मारा गया, जिस तरीके से पीटा गया, हमारे प्रेस क्लब की का तकद्दुस पामाल हुआ है। आप देखिए कभी पुलिस, लेकिन वो उसमें भी हमारे कुछ सहाफी जो हैं, जब वो टाउट बनेंगे, जब वो स्टैब्लिशमेंट के आलाकार बनेंगे, जब वो हुकूमतों से प्लाट लेंगे, तो फिर प्रेस क्लब पर वो तो हमला करेंगे। और यही पुलिस जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यही पुलिस जो है वो आलाकार थे, उनके उनके लिए वोट डाल रहे थे ब्लैक तरीके से। तो ये भी फॉर्म 47 वाले लोग बैठे हैं प्रेस क्लब में। तो फिर ऐसे ही होगा, कोई इदारा बचा नहीं होगा ना। सहाफी को भी आप गिरफ्तार से पकड़ेंगे, आप काले कोट को भी पकड़ेंगे, आप अब अच्छा इसमें खवातीन बच्चियां, हमारी बहन बेटियां हैं कश्मीर के, उन बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए, और किसने, पुलिस एहलकारों ने फाड़े, इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों ने। अब ये इनका इस्लामाबाद का मुझे समझ नहीं आता, इस्लामाबाद की पुलिस को वो गम गुस्सा है, जो वीडियो अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सर्कल कर रही है, जिसमें पुलिस की छतरोल हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस अपनी यूनिफॉर्म छोड़कर यहाँ भाग गई है, तो मेरे ख्याल में वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ साफियों से निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें कभी ऐसी सकती है कि आप बंदूक के जोर से आपको, अच्छा अब यही राना सनाउल्लाह है, जब ये इनको कोई पकड़ता है गिरबान से, तब ये फिर मिन्नते तरलो पर आ जाते हैं। अब इनको पता चल गया कि भाई वहां पे हालत ठीक नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कश्मीरी तो हमारे भाई हैं, कश्मीरियों जैसा मुहिब वतन कोई नहीं है। अरे भाई आपने ही तो गद्दारी का पाठ पढ़ाया, आपने ही तो पाठ दिया मीडिया को। तो आप ये देखें कि आपने ये सब कुछ खुद, पहले आप लोगों में सर्टिफिकेट बांटते हैं गद्दारी के, इंडियन एजेंट्स के, क्योंकि वो सच बात करते हैं, वो हक की बात करते हैं, वो अपना मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हम इंसान हैं, हम पे भी थोड़ा सा रहम करो। ये 5% अशराफिया ने जो इस मुल्क को झगड़ा हुआ है, ये समझते हैं कि सारी उम्र ये हमारे गुलाम होंगे। यकीन माने, मैं अभी साउथ पंजाब से जब आपने कॉल की, मैं जलालपुर था, जलालपुर में, आलीपुर में इग्नोर कर दिया हुकूमत ने सब कुछ को, लोग मर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूं कि आप लोग भी प्रोग्राम करें। मैं स्ट्रीम मीडिया तो मरियम नवाज की 2-3 टिकटॉक की वीडियो दिखा रही थी, और कभी वो कहती मैं रोती बिलकती हूँ लोगों के लिए, लेकिन सच में आप जाए, लोगों के पास खाने का कुछ नहीं है, मरीज है, लोग बीमार हो चुके हैं, डेंगू है वहां पे। तो मैं स्ट्रीम मीडिया तो, अब अल्लाह ही माफ करे कि किस तरीके से आपने प्रॉपर्टी डीलर्स सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को ले लिया है। अब वो जहां से टिकर आते हैं वही वो चलाएंगे, बाकी तो कंट्रोल मीडिया हो गया है। सो ये सिचुएशन है, बातचीत से बिल्कुल, हल होगा मामला, बिल्कुल। बंदूक के जरिए बि कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, कोई भी जितना बड़ा मर्ज़ी मसला हो, वो टेबल टॉक से और बैठकर, मिल बैठकर, पंचायत से, इन्हीं चीज़ों से हल होता है, ना कि आप डंडे के ज़ोर पर किसी को कंट्रोल करेंगे, किसी वो भी ऐसी जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी मसले-मसाइल चल रहे हैं जिस इलाके में, उसको कंट्रोल करना, तो ये बड़ी जिसे कहेंगे
गलत चीज़ है स्टेट के लिए भी। अच्छा हरमीत भाई, दूसरी जानिब हम देखते हैं सेनेटर मुश्ताक हैं, वो पाकिस्तान में भी फ़लस्तीन के लिए एक बड़ी आवाज़, बहादुर आवाज़ बने रहे और उन्होंने अपनी पाकिस्तान के अंदर भी गिरफ्तारियाँ दी। उसके बाद अब वो ऑन ग्राउंड फ़लस्तीन में लोगों की मदद के लिए राशन लेके गए, अब जा रहे हैं, बल्कि एक पूरा काफ़िला जा रहा है, उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या उसको उनको हम रिहा करवा सकते हैं? पाकिस्तानी स्टेट क्या कर सकती है? और क्या पाकिस्तानी स्टेट कुछ कर रही है? देखिए जी, मैं एक चीज़ तो आपके सामने रखूँ, अनफॉर्च्यूनेटली कल मैंने अपनी तकरीर में भी ये बात की जब हम वहाँ पे निकले थे और मैं हमेशा सेनेटर मुश्ताक के साथ निकलता था वहाँ पर, कभी-कभार नहीं लेकिन उमूमन मैं उनके साथ होता था। फिर इसी तरह जब फ्लोटेला समूद फ्लोटेला है तो पाकिस्तान में मैं खुशकिस्मत आदमी अपने आप को भी कहता हूँ और बदकिस्मत भी कहता हूँ कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जिनका नाम इस फ्लोटेला में शामिल था। उसकी वजह ये थी कि फ़लस्तीन के हवाले से जो कुछ हमारी खिदमत होती है, हम बोलते रहते हैं। इसी वजह से आपको पता है कि 4 यूट्यूब चैनल मेरे डिलीट करा दिए गए, डिमोनेटाइज़ कर दिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन मैं शदीद बीमार था जिसकी वजह से मैं शामिल ना हो सका और एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि हमारे पाकिस्तान में एक और चीज़ है, वो ये है कि आपको अपनी बात प्रूफ करने के लिए या तो आपको मरना होता है या आपको गिरफ्तारी देनी होती है। तब जाके पाकिस्तानी अवाम, यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ पर इसके साथ-साथ वो सहाफ़ी, इसराइल नवाज़ सहाफ़ी, इंसानियत के हवाले से कभी इनके दिल में दर्द नहीं हो, लेकिन यूरोप में कोई कुत्ता मर जाए तो ये उठ खड़े होंगे। ये मैं हक और सच की बात करूँ, शायद आप बहुत सारे आपके चैनल वाले भी माइंड करें, लेकिन ये सही बात, सच बात कर रहा हूँ मैं। अब सेनेटर मुश्ताक यहाँ पे एक पुलिस वाला था, तो वो बार-बार कहता था कि भई अगर आपको इतना दर्द है, तकलीफ है तो आप चले जाओ गज़ा। आखिरकार सेनेटर मुश्ताक को गज़ा जाना पड़ा। यानी यहाँ पर जो ज़ुल्म इस रिजीम चेंज के बाद आपने देखी एक चीज़ नोट की होगी, क्योंकि जिस तरीके से जल्दबाज़ी में सारे फैसले एक्सेप्ट हो रहे थे इसराइल के हवाले से, इस हुकूमत के, तो उससे आप पूरा प्लान आप देख सकते हैं। यानी जब से ये हुकूमत आई है शहबाज साहब की और इस पीडीएम की, जब से पीडीएम की हुकूमत आई और फिर ये आई, आपने देखा क्रिकेट स्टेडियम में आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते थे। आप मेन स्ट्रीम जगहों में जगह डंडा झंडा नहीं उठा सकते, उसमें डंडा भी दिया जाता था बंदे को फिर। इसी तरह आप जो है प्रोटेस्ट करते थे, आप पर आपकी गिरफ्तारी होती थी। सेनेटर मुश्ताक की अहलिया, उसके बच्चे सब पर मुकदमे हुए, हर थाने में हुए, हर इस्लामाबाद के पुलिस ने उस पर डंडा बरसाया। यानी क्या ये पुलिस इंसान नहीं है? क्या इनके अंदर इंसानियत नहीं है? चलो मुसलमान को छोड़ लेते हैं, कम से कम वो मुसलमान नियत का की लाज रख लेते हैं, वो भी नहीं रखी है इस पुलिस ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने। सेनेटर मुश्ताक मज़ाहमत की एक बहुत बड़ी अलामत है, मैं समझता हूँ। एक बहुत बड़ा नाम वो कमा कर चले गए, वो अमर हो गए अपने नाम के साथ। मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो जाए तो वो अमर हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? अब आपने जो सवाल किया कि क्या होगा, सेनेटर मुश्ताक साहब इस में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब वो इसराइल के गिरफ्त में है मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटरनेशनल जितने भी तज्जियाकार हैं उनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो इस काफिले में शामिल थे और आपने जिस तरह बात की कि वो अद्वियात, दवाइयाँ वगैरह खाने पीने की चीजें, क्योंकि वहां पर गाजा के मासूम बच्चे मुंतजिर थे कि कोई काफिला, कोई फरिश्तों का एक काफिला आ रहा है, हमारे लिए पूछने आ रहा है, हमारे हमारा दरवाजा खटखटा रहा है कि भाई हम आपके साथ हैं। कोई इंसान अभी भी बचते हैं ये पूरी दुनिया में, तो उसमें से अगर आप देखें तो वो सेनेटर मुश्ताक। अब आप सेनेटर मुश्ताक का जो मामला है वो बड़ा हसास किस्म का है। एक तरफ तो अगर हम देखें, ये जो मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट है जिस पर मुझे फख्र है पाजी, बहुत ज्यादा फख्र है कि इस पे लिखा है कि तमाम दुनिया में मैं जा सकता हूं लेकिन एक कातिल रियासत पे मैं नहीं जा सकता, एक नाजायज रियासत पे मना किया गया है। तो एक नुक्ता ये वो उठाएंगे कि बगैर इनके पासपोर्ट में तो ये मामला भी नहीं है, किस तरीके से इसने इसराइल के हुदूद में ये दाखिल हुआ है। फिर वो जब देखेंगे, तमाम तर चीजें निकालेंगे, तो उसमें मेन पॉइंट ये भी आता है कि इनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, जमात इस्लामी का ताल्लुक अखवानुल मुस्लिमीन मेरे ख्याल में तंजीम है, उसके साथ लिंक है। फिर इसी तरह हमास इसके साथ लिंक में आता है। तो ये सारी सियासी नोयत की चीजें वो निकालेंगे, ये मेरा तज्जिया है। और कुछ चीजें मैं बाहर से जो मेरे सामने आ रही हैं, जो चीजें आर्टिकल में पढ़ रहा हूं, मैं इस चीज पर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे जो चीज दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मसाइल हो सकते हैं सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए। और फिर जाहिर बात है कि प्रोफाइल भी चेक किया जाता है। अब जैसे मेरे प्रोफाइल का भी सबसे बड़ा इशू है कि मैं, बहुत सारे ममालिक मुझ पर भी पाबंदी है क्योंकि वो मेरे पोस्ट वगैरह या फलस्तीन के हक में बात करना, तो वो भी मैंने खुद फेस किया है।
तो ऐसी सिचुएशन में जब सारी चीजें आएंगी तो यकीनन उनके लिए मसाइल बनेंगे। लेकिन इसके लिए एक हल भी है। इसके लिए हल ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी नेतन्याहू के बड़ा करीब होना चाह रहा था, सो नहीं हुआ, अवाम का दबाव है, हो भी जाएगा, कोशिश तो ये करेगा, और एक पूरा प्लान तैयार भी किया गया है और आपके सामने भी है। लेकिन इसमें यह है कि जो इसराइल के साथ जो सिफारती ताल्लुक रखने वाले ममालिक है, जिसमें टर्की शामिल है, मुस्लिम ममालिक, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें मराको है, जिसमें दीगर ऐसे ममालिक है, यूएई है, जिनके अच्छे ताल्लुकात है इसराइल के साथ, और इसी तरह ओआईसी में भी ये मामला अगर हुकूमत उठाए तो फिर कहीं ना कोई पॉजिटिव चीजें नजर आ सकती हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि अभी हमारी जो भाभी है सेनेटर मुश्ताक की अहलिया, वो कहती है कि अभी तक किसी हुकूमत ने के अहलकार ने हमसे या नुमाइंदे ने कोई राब्ता नहीं किया सेनेटर मुश्ताक के हवाले से। और अनफॉर्चुनेटली कल आपने देखा कि वो सेनेटर रहे हैं, वो इस ऐवान बाला का हिस्सा रहे हैं। तो आपने शहबाज शरीफ का कल ट्वीट पढ़ा होगा जिसमें वो तमाम तर लोगों के हवाले से तो उसने बात की, लेकिन सेनेटर मुश्ताक का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसराइल को बताना चाहते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई नहीं आया, यानी ये बेहिसी का आलम है। सो बहरहाल मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब एक लाएमल तय करना होगा, दोस्तों ममालिक के साथ बातचीत करनी होगी। अगर अगर खुदा न खास्ता ये मसला आता है जो एक सेंसिटिव मामला है, तो उस पर बात करना जरूरी है और इनको बात करके आगे की एक नई पेशरफ्त करनी होगी ताकि सेनेटर मुश्ताक की रिहाई में जो है आसानी पैदा की जा सके। हमारे वज़ीर आज़म हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको बार-बार व्हाइट हाउस में दावत दी जा रही है। क्या समझते हैं कि क्या इंटरनेट ठीक है? देखिए जी, दावतें तो तब दी जाती हैं जब अमेरिका के मफादात हो। अमेरिका मफादात के बगैर किसी को हाथ भी नहीं मिलाता, ये याद रखिएगा ये बात। माजी हमारा गवाह है कि जब सर्द जंग थी तो आयुब खान के साथ हाथ मिलाना शुरू, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, पाकिस्तान पे डॉलर की बारिश थी। फिर उसके बाद भुट्टो साहब के साथ थोड़ी कुर्बत हुई, लेकिन जब भुट्टो ने खुद मुख्तारी का नारा लगाया तो उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, और जाहिर बात है हमारे ही लोगों के जरिए सब कुछ हुआ। इसी तरह आपको याद होगा कि फिर जौलक आया, मजहबी कार्ड खेला गया, सोवियत यूनियन के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया गया और फिर बाहर फेंक दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अड्डे दिए, बाकी मामलात में उन्होंने साथ दिया। परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट थी, जब सपोर्ट खत्म हो गई तो उनको भी उठाकर फेंक दिया गया। अभी आपने देखा कि ये सारी सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, सिर्फ मादनियात का मामला नहीं है जो ये तस्वीर वायरल हुई और हम दिखा रहे हैं हमारे पास ये मामलात है। ये मादनियात का सिर्फ मामला नहीं है, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि इब्राहिमिक एकॉर्ड को एक्सेप्ट करना, ये जो अफगानिस्तान के साथ बगराम का मामला है या दीगर मामला हैं, इस पे पूरी मॉनिटरिंग, पूरा साथ देना, ईरान के खिलाफ जो आने वाले दिनों में महाज खुलेगा उसके हवाले से भी काफी दबाव जो है पाकिस्तान पर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लें कि इस सारी सिचुएशन में अचानक जो है एक मुलाकातें होती हैं और शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल साहब जो हैं, उनकी मुलाकात होती है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि बड़े ग्रेट लीडर हैं ये। शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ की जाती है, हालांकि शहबाज शरीफ अपनी कौंसलर की सीट भी नहीं जीत सकता। ग्रेट लीडर आप किसकी बात कर रहे हैं? जो सीटें उनको दिलवाई गई हैं वो सबको पता है, जिस तरीके से वो बैठे हैं वजीर आजम में सबको पता है। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप खुश करता है इमरान खान के हवाले से भी, जब उनको उनसे अपने लोगों को उठाना था वहां से बाहिफाजत अमेरिकन फौजियों को, तो उन्होंने इमरान खान की भी तारीफ की। तो उस वक्त पीटीआई वाले बड़े खुश थे, इस बार नून लीग वाले बड़े खुश हैं कि हमारे वजीर आजम की बड़ी तारीफ हुई। लेकिन हकायक ये इससे पसपर्दा कुछ और है। अब आप देखें कि इस फलस्तीन का मामला आता है, हमने नुकात नहीं पढ़े, जितने नुकात उन्होंने शामिल किए हैं क्या किसी ने पढ़े? मेरे जैसे जो है एक नालायक सा सहाफी भी पढ़ लेता है कि यार इसमें ये चीजें हैं और इसमें दो रियासती हल की कोई बात ही नहीं है, यानी दो रियासती हल की कोई बात की नहीं गई है, उस चीज को बड़ा साइड लाइन पे किया गया है। और आप देखें कि जैसे ये मामला आया नहीं होता है, शहबाज शरीफ जनाब को इतनी वतावल होती है, इतनी जल्दबाजी में वो एक ट्वीट करता है। देखिए दो फर्क है, इमरान खान का वो क्लिप निकालें कि मैं कायदे आजम के नजरियात जो हैं मैं उस पर कारबन हूं, और शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है मैं उसको मानने को तैयार हूं। आपने तीसरी पार्टी से पूछा है, जो फरीक है, जो दूसरी पार्टी है, जो फलस्तीन है, उनसे पूछा है? नहीं पूछा है। अब उनसे पूछा नहीं है, मशावरत हुई नहीं है, 20 नुकात रखे गए उसमें जो चीजें। अच्छा फिर टोनी ब्लेयर, वाह जी वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये टोनी ब्लेयर, ये वो कातिल है जिसने इराक में खून की नदियां मुसलमानों की बहाई।
मैं इंसानों की बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं इंसानियत की बात करता हूं। मुसलमान का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर दो कि कम से कम आप मुसलमान हो, इस्लामिक स्टेट है, ये इस्लाम के नाम पे बना स्टेट है, कम से कम उसकी लाज रख लेते कि टोनी ब्लेयर के अंडर मुसलमानों की जो जो फौजें होंगी, जो सिक्योरिटी की उसके अंडर काम करे, वे खुद कातिल है। इसी तरह ये पूरी टीम बनाएगी और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, शहबाज शरीफ ने क्लिक कर दिया। अब आधे घंटा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और वहां पर नेतन्याहू और वहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं, सबसे पहले वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। यानी आपने 77 साल की जो हमारा रिश्ता था उस दुखी लोगों से, वो जो हमें अपनी उम्मीद की किरण समझते थे, कायदे आजम के जो नजरियात थे, आप सोचेंगे पासपोर्ट क्यों मैंने उठाया? ये पासपोर्ट इसलिए मैंने उठाया कि मुझे फख्र है, मुझे दुख भी है और तकलीफ भी है, मुझे फख्र भी इस बात का कि मैं वाहिद मुल्क हूं जिसके पासपोर्ट पर वाज़ेह लिखा है कि भाई एक सयूनी रियासत, जो 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 डकैत हैं, जो जो चोरी करके आए, जो डकैती करके, जो मासूम फलस्तीनियों के सरजमीन पर बैठ के कब्जा जमाए बैठे, हम उनको कैसे जायज करार दें? हालांकि ये हुकूमत जायज नाजायज जायज को जायज करार देने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। बहुत सारे साफी, वारदाती साफी जो है ये काम कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे एनजीओज हैं बाकायदा, जो जो जिनको फंड रेजिंग होती है, कौन करता है, पता करें ना उसके बारे में। क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? एक नाजायज रियासत को जायज करार देने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो हमने सोचे बगैर आज इसहाक डार साहब जिस तरीके से पार्लियामान में खड़े होके कोशिश कर रहे थे, हालांकि ख्वाजा आसफ के पीछे जो खातून है उसका पूरा ट्विटर अकाउंट निकाले, वो तो इसराइल के हामी है। वो तो कहती है नेतन्याहू के साथ जब मैं तस्वीर खींचूंगी तो मैं फख्र महसूस करेंगी। मैं समझता हूं कि क्या आप हिटलर के साथ तस्वीर खींचना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे अगर वो जिंदा होते। आप चंगेज खान के साथ जो है, हलाकू खान के साथ उसके साथ तस्वीर खींचना पसंद करते? बिल्कुल नहीं करते। बेशक उसने उस जमाने में जो कत्लेआम किया, आज भी उसके नाम से हम नफरत है। नेतन्याहू जो कातिल है, उस कातिल के साथ वो तस्वीर कहती मैं फखरिया, और फिर हसास मामलात में एक ऐसी खातून को क्यों पीछे बैठाया गया? अब वो ख्वाजा सब बार बार झूठ बोला कि उनकी मुलाकातें हुए, वो खातून भी कह रही है कि उनकी मुलाकातें हुई। अब इस सारी सिचुएशन में झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। लेकिन आज जो जो इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है, आप अंदाजा लगा लें, वो कहते हैं कि हमारे जो नुकात थे वो शामिल नहीं थे। भाई आपसे पूछता कौन है? किसने आपसे पूछा? कोई मशवरा लिया है? आपने तो नुकात पढ़े नहीं और आपने साइन कर दिया कि ठीक है, वही ट्वीट कर दिया हम, ठीक है। तो भाई एक कमजोर डिप्लोमेसी है। एक तो अब 77 साल का एक रिश्ता, एक अवामी जज्बात के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, फिर आपने वो जो गजा के मासूम है, जो 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं, 2 लोग लापता है, लाख लोग लापता है, 1 लाख टन से ज्यादा बारूद फेंका गया है, आपने उनके जख्मों पर नमक पाशी की है। आपने नमक पर, उनके जख्मों पर मरहम नहीं रखा, नमक पाशी की आपने। सो मैं समझता हूं कि कम से कम अवामी जज्बात को देखना होगा। यहाँ के अवाम के दिल धड़कते हैं अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ। और कैसे मैं मान लूं, आप एक तरफ तो कश्मीर को जख्मी कर रहे हैं, जो जिसको कायदे आज़म ने शहर हक कहा था, एक नाजायज रियासत को जायज करार देने पे आपकी क्या पॉलिसियां हैं? तो इस कमजोर पॉलिसियों की वजह से यही एक गम गुस्सा अवाम के अंदर भी है, जो आपकी तरह मेरी तरह एक अदना सा सहाफी है, जो सहाफत का एक स्टूडेंट है, वो भी कोशिश करता है कि इस मजलूमों के लिए अपनी आवाज बुलंद करे। तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी, और फिर आज जो वजाहतें हमें देनी पड़ रही हैं, क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि आज हम कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है। पहले आपको पढ़ना चाहिए। अब आप देखिए, कतर ने जिस स्मार्टली खेला है वो भी आपके सामने है। दीगर ममालिक का किसी, यानी अगर आप सबकी प्रोफाइल निकाल ले, किसी बड़े ओहदेदार ने, बड़े लेवल पर बंदे ने ये बात नहीं की कि विद इन सेकंड आप ट्वीट करें कि हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारा पीएम मैदान में आ जाता है, हमारा डिप्टी पीएम मैदान में आ जाता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि मैं क्या कह सकता हूं। मुझे सिर्फ तकलीफ है, मुझे एक दर्द है कि जो मेरे मुल्क में जो पॉलिसियां बन रही हैं वो अवाम के उमंगों के खिलाफ हो रही हैं, और जिन पॉलिसी को अपनाया जा रहा है उससे नुकसान होगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा। बेशक आप अवाम के नफ्स को पढ़ें। ये प्रॉब्लम ये होती है हमारे, जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा शख्स होता है या ताकतवर कुर्सी पर, अवाम को नहीं पढ़ता, अवाम के करीब नहीं जाता, उसको जो रिपोर्टें दी जाती है सब अच्छे की दी जाती है। यही वजह होती है कि फिर दूरियां पैदा हो जाती हैं और फिर सिचुएशन वर्स्ट होती है।
बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सेनेटर मुश्ताक के हवाले से जो चीज़ें बताई कि हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, और ख़ास करके सेनेटर मुश्ताक साहब जो पाकिस्तान की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का एक फ़ेस फ़लस्तीन में जा रहा है, उसकी जो भी मुश्किलात हैं वो इसराइल की कब्ज़े में है, मतलब अरेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से छुड़वाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और हरमीत सिंह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।